नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा भविष्य में झांक रहे हैं, साल 2035 में। और सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट मतलब वो भाषा जो आज इंटरनेट की कह सकते हैं 98% वेबसाइट्स की धड़कन है, वो तब कैसी दिखेगी। और ये सिर्फ वेबसाइट्स की बात नहीं है ना। ये भाषा हमारी डिजिटल जिंदगी में इतनी रच बस गई है कि इसका भविष्य जानना एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते का भविष्य जानना है। बिल्कुल। और इस सफर पर हमारा गाइड है असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख। इसका शीर्षक है जावास्क्रिप्ट 2035 एक डिजिटल रीड का विकास। तो हम देखेंगे कि आज जावास्क्रिप्ट कहाँ खड़ा है, 2035 तक इसके रास्ते में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और कौन सी नई टेक्नोलॉजी इसे शायद पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले आज की हकीकत क्या है, जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, आज की हकीकत यह है कि जावास्क्रिप्ट एक क्या कहते हैं दो-धारी तलवार बन चुका है। दो-धारी तलवार? हाँ, एक तरफ रिएक्ट, नोड.जेएस और टाइपस्क्रिप्ट जैसे टूल्स ने इससे जबरदस्त ताकत दी है। मतलब आप सोचिए, एक ही भाषा से आप वेबसाइट का फ्रंट एंड, सर्वर का बैक एंड, मोबाइल ऐप, यहाँ तक कि आईओटी डिवाइस भी। बिल्कुल, ये कमाल की बात है। लेकिन तलवार की दूसरी धार क्या है? दूसरी धार है रफ्तार। ये इकोसिस्टम इतनी तेजी से बदल रहा है कि डेवलपर्स पर हमेशा कुछ नया सीखने का एक दबाव बना रहता है। हाँ, ये तो है। आज जो टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है, हो सकता है 2 साल बाद कोई उसका नाम भी न ले। ये एक तरह की लगातार बनी रहने वाली फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको बस अपनी जगह पे बने रहने के लिए ही लगातार भागते रहना पड़ता है। सही कहा। और ये दायरा जितना फैल रहा है, चीजों के गलत होने की मतलब विफलता के बिंदु वो भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो ये जो तेजी और फैलाव है, शायद यही भविष्य के लिए सबसे बड़े खतरे पैदा कर रहे हैं। लेख 2035 तक कुछ बड़े खतरों की बात करता है। पहला है इकोसिस्टम फ्रैगमेंटेशन। इस सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है चॉइस पैरालिसिस। चॉइस पैरालिसिस। हाँ, सोचिए आप एक नए डेवलपर हैं, आपको बस एक छोटा सा ऐप बनाना है, लेकिन शुरू करने से पहले ही आपको रिएक्ट, व्यू, स्वेल्ट, एंगुलर इनमें से चुनना है। और ये तो बस शुरुआत है। हाँ, फिर स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स, मॉबएक्स, फिर बिल्ड टूल्स। असल कोड लिखने से बहुत पहले ही आप फैसलों के एक जाल में फंस जाते हैं। मतलब काम शुरू करने से पहले ही थकान हो जाती है। बिल्कुल, यही असली फ्रैगमेंटेशन है, एक डिसीजन फटीक जो इनोवेशन को धीमा कर देती है। डेवलपर्स अपना ज्यादातर वक्त ये तय करने में बिता रहे हैं कि कौन सा टूल इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो असल प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट, अगर इतने सारे टूल्स और लाइब्रेरीज हैं, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हजारों छोटी छोटी जगह हैं जहां से सुरक्षा में सेंध लग सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बांध में हजारों छेदों को अपनी उंगलियों से बंद करने की कोशिश कर रहे हों। और यहीं से दूसरा बड़ा खतरा आता है जिसके बारे में लेख बात करता है, सप्लाई चेन हमले। ये बहुत खतरनाक हैं। सप्लाई चेन हमले? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप ब्रेड बनाने के लिए बाजार से आटा खरीदते हैं। आप कोई हर ब्रेड में जहर मिलाने के बजाय फैक्ट्री में ही पूरे आटे के बोरे में जहर मिला दे। ओह! बस एक पॉपुलर ओपन सोर्स पैकेज यानी वो आटा, अगर वो खराब हो गया तो उस पर निर्भर हजारों ऐप्स यानी वो ब्रेड, वो अपने आप जहरीले हो जाते हैं। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर जगह है, हर ब्राउजर, हर सर्वर पर, तो एक छोटी सी चूक भी लाखों सिस्टम्स को एक साथ खतरे में डाल सकती है। बिल्कुल। ये तो बहुत डरावना है। तो क्या हम बस इस खतरे के साथ जीने के लिए मजबूर हैं? इसका कोई हल नहीं है? नहीं, उम्मीद है। लेख कहता है कि AI पावर्ड सिक्योरिटी टूल्स और बेहतर ऑटोमेटेड टेस्टिंग इसका जवाब हो सकते हैं। मतलब स्मार्ट सिस्टम्स। हाँ, ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाना जो इंसानों से ज्यादा तेजी और सटीकता से कोड को जांच सकें और वो खतरे को पैदा होने से पहले ही पहचान लें। लेकिन ये एक अनथीन दौड़ होगी। हैकर्स और सुरक्षा सिस्टम के बीच। हाँ, वो एक नया ताला बनाएंगे, हैकर्स एक नई चाबी खोज लेंगे, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम इन समस्याओं को, फ्रैगमेंटेशन और सिक्योरिटी, इनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो असल दुनिया में इसका नतीजा क्या होगा? क्या वेबसाइट्स बस थोड़ी स्लो चलेंगी या इससे भी कुछ बड़ा होगा? नहीं, इसके 2 बहुत बड़े और गंभीर नतीजे होंगे। पहला, डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बुरी तरह गिर जाएगी। वो कैसे? सीखने का जो कर्व है वो इतना मुश्किल हो जाएगा कि नए लोगों के लिए फील्ड में आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तब jQuery का जमाना था।
सीखना बहुत आसान था। आज तो हर साल एक नया स्टैक सीखना पड़ता है। ये वाकई थका देने वाला है। कंपनियां टैलेंट खोजने के लिए संघर्ष करेंगी, प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे और धीमे हो जाएंगे। इनोवेशन एक तरह से रुक जाएगा। हाँ, रुक सा जाएगा। और दूसरा नतीजा भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रियल टाइम एआई। ये सब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मांगते हैं। यहाँ हर मिलीसेकंड कीमती है। अगर आपका जावास्क्रिप्ट कोड ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। जैसे अगर कोई वीआर गेम खेल रहा है और वो अटकता है। सोचिए, अगर वो हर 2 सेकंड में अटकता है, ये सिर्फ गेम खराब नहीं करेगा, आपको सचमुच में बीमार महसूस करा सकता है। मोशन सिकनेस, ये पूरे अनुभव को बर्बाद कर देगा। लेकिन मैंने वेब असेंबली या WASM के बारे में सुना है। क्या वो इसका कोई समाधान हो सकता है? क्या वो कोई सिल्वर बुलेट है? सिल्वर बुलेट तो शायद नहीं, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली हथियार जरूर है। अच्छा। वेब असेंबली एक तरह का सुपर फास्ट कोड है जो ब्राउजर में लगभग नेटिव स्पीड से चल सकता है। उसे जावास्क्रिप्ट का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका साथी समझिए। साथी? हाँ, जो काम बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मांगते हैं, जैसे 3D ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग, वो वेब असेंबली में किए जा सकते हैं और बाकी का ऐप जावास्क्रिप्ट में। ये दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो हमें दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल सकता है, जावास्क्रिप्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और वेब असेंबली की स्पीड। बिल्कुल। तो ये फ्रैगमेंटेशन और सुरक्षा के खतरे, ये वाकई एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपना डिजिटल भविष्य एक कमजोर नींव पर बना रहे हैं। लेकिन लेख हमें यही नहीं छोड़ता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ ऐसी नई तकनीकों की भी बात करता है जो इस पूरे खेल को ही पलट सकती हैं। हाँ, और यहीं से भविष्य की एक ज्यादा आशावादी तस्वीर उभरती है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्रामिंग। AI असिस्टेड प्रोग्रामिंग? जैसे गिटहब कोपायलट। हाँ, गिटहब कोपायलट जैसे टूल्स तो बस एक शुरुआत है। ये AI टूल्स हैं जो कोड लिखने, गलतियां सुधारने, मतलब डीबग करने और उसे बेहतर बनाने में डेवलपर की मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डेवलपर्स की नौकरी चली जाएगी, कि AI खुद ही सारा कोड लिख देगा? ये सवाल हर कोई पूछता है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना नहीं है। देखिए, कुछ निचले स्तर की कोडिंग जॉब्स शायद ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन इससे एक नए तरह के डेवलपर की भूमिका उभरेगी। डेवलपर का ध्यान कोड की एक एक लाइन लिखने से हटकर बड़े पिक्चर पर जाएगा। मतलब सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करना, AI को सही दिशा निर्देश देना और ये पक्का करना कि जो बन रहा है वो बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करे। तो डेवलपर एक कोड लिखने वाले से ज्यादा एक सिस्टम स्ट्रेटेजिस्ट बन जाएगा। बिल्कुल, इंसान और AI की एक टीम की तरह। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, और नए कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में क्या? लेख में एज कंप्यूटिंग का जिक्र है, ये क्या चीज है? ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी ज्यादातर कंप्यूटिंग क्लाउड में होती है, यानी हमसे हजारों किलोमीटर दूर किसी डेटा सेंटर में। सही। एज कंप्यूटिंग उस प्रोसेसिंग को वापस उपयोगकर्ता के करीब लाती है, उनके फोन पर, उनकी स्मार्ट घड़ी पर या उनके शहर में लगे एक छोटे सर्वर पर। इसका फायदा क्या है? स्पीड। जब डेटा को इतनी दूर का सफर नहीं करना पड़ता तो एप्स बहुत तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को अब सिर्फ बड़े-बड़े सर्वर्स पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की छोटी-बड़ी डिवाइस पर कुशलता से, मतलब एफिशिएंटली चलना होगा। ये जावास्क्रिप्ट इंजन को और भी ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनने पर मजबूर करेगा। ये सब जानने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए। अगर मैं आज एक डेवलपर हूँ या एक ऐसी कंपनी चलाती हूँ जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, तो मैं इस भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करूँ? लेख इसके लिए एक बहुत ही समझदारी भरा दो तरफा नजरिया देता है। डेवलपर्स के लिए सलाह यह है कि हर नए चमकते हुए फ्रेमवर्क के पीछे भागने के बजाय प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों पर ध्यान दें। मूल सिद्धांत जैसे कि? जैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी की अच्छी आदतें और सिस्टम आर्किटेक्चर। फ्रेमवर्क्स तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये सिद्धांत हमेशा आपके काम आएंगे। मतलब लगातार सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। बिल्कुल, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और कंपनियों के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या सलाह है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है कि वो एक मजबूत और मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड तकनीकी नींव में निवेश करें। अपनी टीमों के लिए स्थिर और सुरक्षित टूल्स और प्रोसेस तैयार करें, ताकि उन्हें हर नए प्रोजेक्ट के साथ पहिया फिर से न बनाना पड़े। सही कहा। और इसके अलावा ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है। जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां और ओपन सोर्स समुदाय मिलकर मानक तय करते हैं तो उससे फ्रैगमेंटेशन कम होता है और पूरा इकोसिस्टम स्थिर होता है। तो जब हम 2035 के जावास्क्रिप्ट की कल्पना करते हैं तो ये आज की कोडिंग से बहुत अलग दिखता है।
ये एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां एक डेवलपर या कहें सिस्टम स्ट्रेटेजिस्ट बस एआई को बताता है कि उसे क्या चाहिए, और एआई उस निर्देश के आधार पर पूरा एप्लीकेशन तैयार कर देता है। बिल्कुल। और इस तस्वीर में जावास्क्रिप्ट की भूमिका भी बदल जाती है। लेख एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, सार्वभौमिक इंटरफेस परत। यूनिवर्सल इंटरफेस लेयर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब पेज नहीं बनाएगा, बल्कि ये अलग-अलग तकनीकों के बीच बातचीत का माध्यम बन जाएगा। एक तरह का अनुवादक। हाँ, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। आपकी स्मार्ट कार आपके स्मार्ट घर से बात कर रही है, एआई सिस्टम आपके मेडिकल डिवाइस से डेटा ले रहा है, और हो सकता है इन सबके बीच का जो पुल है वो जावास्क्रिप्ट हो। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ कोड नहीं बल्कि एक तरह का डिजिटल गोंद बन जाएगा जो हमारी पूरी तकनीकी दुनिया को एक साथ जोड़े रखता है। और इसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा सवाल भी आता है। जब कोई भाषा इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो उसके लिए मजबूत नियम, नैतिक मानक और अनुशासन की भी जरूरत होती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। अंत में ये लेख हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ता है। भविष्य में मौके और खतरे के बीच एक जबरदस्त तनाव है। सवाल अब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट 2035 तक बचेगा या नहीं, वो तो लगभग तय है। असली सवाल यह है कि क्या हम यानी इंसान इसके विकास को इतनी समझदारी से दिशा दे पाएंगे कि हमारी तरक्की का साथी बने, न कि हमारी जटिलताओं का एक और कारण। हाँ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है जो सिर्फ तकनीक से परे है। क्या हम अपने बनाए हुए औजारों को नियंत्रित कर सकते हैं या अंत में वे हमें नियंत्रित करने लगेंगे? जावास्क्रिप्ट का भविष्य इसी बड़े सवाल का एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका जवाब सिर्फ डेवलपर्स को नहीं, हम सबको मिलकर खोजना होगा।